128 ये बचे। श्योरिटी आपको याद होगा, कल हमने देखा था कि जो पर्सन गारंटी देता है दूसरे की लाइबिलिटी की पेमेंट की, जैसे हमारा एग्जांपल जो चल रहा था ए बी और सी का, तो हमारे केस में सी ने श्योरिटी का रोल प्ले किया था। तो उसी की हम देख रहे हैं कि कितनी लाइबिलिटी रहेगी, क्या नेचर होगी उसकी लाइबिलिटी की और क्या एक्सटेंट होगी। So the first point which is very important is that it is coextensive with that of principal debtor unless otherwise provided by the contract। तो जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है वैसे, और जैसी लाइबिलिटी उसकी है वैसी ही श्योरिटी की रहेगी। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से स्पेसिफाई करा है देन इट विल गो लाइक दैट। सेकेंडली, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी जो है सेकेंडरी नेचर की होगी, क्योंकि वो सिर्फ तभी लायबल होगा जब प्रिंसिपल डेटर फेल करेगा पेमेंट में। यानी कि इफ देर इज अ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर देन द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल बी अटैच्ड। Now, where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, the liability of the surety also ceases। यानी मान लीजिए कोई लोन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डॉक्यूमेंट्री उसमें वर्क हुआ था, और उस डॉक्यूमेंट्री वर्क में कुछ ऐसा हो गया कि डेटर जो है वो लायबल नहीं हो सकता। तो जब हमारे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें ए बी सी की, तो जब बी को ही पेमेंट नहीं करनी ए की तरफ, तो सी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, सी को भी पेमेंट नहीं करनी होगी। That means if due to that documentary defect, B is discharged. So A cannot proceed against C saying कि वो तो दे नहीं सकता तुम दे दो। Then a creditor may choose to proceed against a surety first। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात है कि क्रेडिटर पहले श्योरिटी से पैसे मांग सकता है अनलेस देर इज एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी। तो अगर तो हमने लिखा है कि भाई पहले तुम्हें बी से ही लेने हैं फिर सी से लेने हैं, तो उसको पहले बी की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज वो सी की तरफ भी जा सकता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर दिख रहा है उसको कि बी इंसॉल्वेंट है, वो नहीं देगा, and there is no point in wasting time. So he can always go to C also. However, he should check the terms of the contract। ये चारों पॉइंट्स एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा, मैं एग्जांपल 15 करा रही हूँ, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। Now, A guarantees to be the payment of a bill of exchange by C। तो A ने B को गारंटी दी है बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट बाय C, यानी कि अगर C जो है, जो कि एक्सेप्टर है, अगर वो बिल पे नहीं करेगा तो A कहता है मैं कर दूंगा। बिल सी डिसऑनर कर देता है। अब इस केस में ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो फॉर एनी इंटरेस्ट एंड चार्जेस जो अदरवाइज ड्यू होते सी की तरफ से। तो एक बार इसको गो थ्रू करके देखिए, एनी डाउट इन दिस? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा वाला? फोर्थ फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ इज टेलिंग हम्म। दैट like A has lent money to B on C's guarantee, तो will A necessarily be required to proceed against B first, and when he does not pay then only can he go towards C? Answer is no, unless there is any contrary agreement। मैंने इसको फर्दर सब्सटैंशिएट किया कि रीजन क्या होता है कि जब ए ने बी को लोन दिया था तो ये सिचुएशन आ सकती है कि बी इंसॉल्वेंट हो जाए और उसमें उसको प्रोसीजरल जो है मैटर्स में टाइम लग जाए ए को, क्योंकि उसको पता है मिलना कुछ है नहीं है, प्रोसीजर में और टाइम लग जाएगा। तो वाई डू आई इवन नीड टू गो टू हिम फॉर पेमेंट, लेट मी आस्क फॉर सी। सो उसके लिए एक लीगल एनेबलिंग प्रोविजन यहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ के। ओके मैम, इट्स क्लियर। क्लियर अब? यस मैम। ओके। Now, liability of two persons primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on the other's default। अब यहीं सीधा नीचे से पढ़ते हैं और इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। पहले देखिए, ए एक बार एग्जाम्पल रीड कीजिए पहले आप। ए और बी जॉइंट और सेवरल प्रोमिसरी नोट देते हैं सी को,
मतलब एक प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं जिसपे उनकी जॉइंट लाइबिलिटी भी है और सेवरल यानी इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी है। ए मेक्स इट इन फैक्ट एज अ श्योरिटी फॉर बी, तो ए ने ऐसे बोला है कि भाई पहले बी देगा, नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। और सी को मालूम है ये इस बात का, जब ये प्रॉमिसरी नोट साइन हो रहा है। द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड द नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन द नोट। सो ये जो फैक्ट है कि ए ने जब ऐसा साइन करा था तो सी को बता दिया था भाई मैं कर तो रहा हूँ, हम दोनों को श्योरिटीज, हम दोनों जॉइंट प्रोमिसर्स के तौर पे साइन कर रहे हैं, बट पहले तो मुझसे लोगे, वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। ये बात सी को और ए को पता थी। लेकिन अगर सी केस कर देता है ए के ऊपर, तो क्या ए को पैसे देने पड़ेंगे? क्या ये ए बोल सकता है भी मैंने तुम्हें बोला तो था कि पहले उससे मांगो? तो वो ऐसा नहीं कह पाएगा। So A and B, they have made a joint and several promissory note to B, C. A makes it in fact as surety for B, and C knows this at the time when the note is made. The fact that A, to the knowledge of C, made the note as surety for B is no answer to a suit by C against A upon the note. I hope this example is first clear. यस मैम। अब यहां ऊपर क्या लिखा है? Where two persons contract with a third person to undertake a certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of other। ये वही चीज है, जैसे इसी एग्जांपल की लैंग्वेज है, समझ लीजिए कि जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड पर्सन के साथ कि भाई इस सर्टन लाइबिलिटी को हम आपको पे करेंगे, और आपस में ये कर लेते हैं कि हम में हमारा क्या अरेंजमेंट रहेगा कि पहले तुम दोगे, नहीं दोगे तो मैं दूंगा। इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो रखा है, लेकिन उस तरह के अरेंजमेंट में थर्ड पर्सन पार्टी नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच पर्सन टू द थर्ड पर्सन, हम दोनों की जो लाइबिलिटी है वो थर्ड पर्सन की तरफ, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑल्दो सच थर्ड पर्सन में हैव बीन अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल कोई वर्ड्स में पुट करा है कि सामने वाले को पता है कि हम दोनों के बीच में इस तरह का अरेंजमेंट है, कि दोनों ने बोला तो है कि हम उसको पैसे देंगे, बट पहले हम में से एक देगा, अगर वो नहीं दे पाएगा तो दूसरा देगा। सामने वाले को ये बात मालूम है, लेकिन वो हमारे इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है। तो हमारा ये अरेंजमेंट उसके साथ करेगा, ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंड नहीं कर सकता। यानी कल को वो हमारे में से दोनों में से किसी पे भी केस करना चाहे तो कर सकता है। इस वजह से वो नहीं रुकेगा कि हमने ऐसा कोई अरेंजमेंट करा था, ना ही हमें लीगली कोई प्रोटेक्शन मिलेगा उस क्लॉज का। हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसको बताया था। वी शुड हैव एंटर्ड इनटू अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट इफ इट वाज सो नीडेड। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम, नाउ इट इज। Now let us talk about discharge of surety. This is also very important. See, discharge of surety means कि कब surety का काम खत्म, कब उसको पैसे नहीं देने। इन शॉर्ट उसका मतलब ये है। सो श्योरिटी की लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज होती है? जब पहला केस आप देखेंगे जब रेवोकेशन हो जाए, यानी जब वो बोल दे, खुद ही रिवोक कर दे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि मैं अब और गारंटी का भार नहीं ले सकता। दूसरा, क्रेडिटर की तरफ से कोई ऐसा कंडक्ट हो जाए जिस वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए, वो कैसे होगा अभी देखेंगे। और तीसरा, जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही हमारा इनवैलिडेट हो जाए। तो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम नाउ एज अ होल। सेक्शन 130 हो सके तो याद कीजिएगा। कंटिन्यूइंग गारंटी कभी भी रिवोक हो सकती है। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? कल हमने देखा था, जैसे पूरे साल में हमने रेंट कलेक्ट करने के लिए किसी को बोला था, और उसके कंडक्ट के लिए हमने किसी मिस्टर को गारंटी करने के लिए बोला था। आई होप आपको याद होगा ये कंटिन्यूइंग गारंटी। यस मैम। तो ये जैसे मान लीजिए आपने मुझे हायर करा, ठीक है, और मैंने आपके लिए किराए इकट्ठे करके लाने हैं, और मेरे कंडक्ट के लिए मान लीजिए मिस्टर ए ने आपको गारंटी दी हुई है। तो अगर मैंने दो तीन बार गलती कर दी और उन्होंने तीसरी बार उन्होंने बोला कि बस अब मैं रिवोक कर रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी और श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही गारंटी रिवोक होती है, श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन। अगर उससे पहले, रेवोकेशन से पहले जो हुई हैं, उनके लिए वो लायबल रहेगा, लेकिन रेवोकेशन के बाद वाली में नहीं होगा। स्पेसिफिक गारंटी तभी रिवोक होती है जब लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट अक्रूड। स्पेसिफिक गारंटी मतलब वन टाइम, ये जैसे हम लोन वाला एग्जांपल्स लेते हैं, तो लोन वाले एग्जांपल में हम तब तक रिवोक कर सकते हैं जब तक कि प्रिंसिपल डेटर लायबल ना हुआ हो। यानी कि जैसे ही ए ने बी को लोन दिया और बी ने उसको वापस देने हैं पैसे, जिस दिन उसने देने हैं पैसे, जिस दिन उससे पैसे ले लिए, बेसिकली ही इज लायबल टू पे ए बैक,
तो आपकी जो गारंटी है, अब वापस नहीं ले सकते आप ये बोल के कि भाई इसने तो पैसे देने, ये देगा नहीं, आपने तो खुद ही तो श्योरिटी बने थे। तो स्पेसिफिक गारंटी तब रिवोक हो सकती है जब तक कि प्रिंसिपल लेटर की लायबिलिटी अक्रू ना हो। और जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो तब रिवोक हो सकती है, वो किसी भी टाइम रिवोक हो सकती है, लेकिन वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक हो सकती है। पिछली ट्रांजैक्शंस के लिए अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ है, उसके लिए श्योरिटी हमेशा लायबल होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। अरुण ने रामा को प्रॉमिस करा है कि वो सारी ग्रोसरीज जो है वो पे करेगा, जो ग्रोसरीज उसने खरीदी हैं। ठीक है। किसने खरीदी हैं? बाय कैरल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इफ कैरल फेल्स टू पे। मैं अरुण हूं, आप रामा हो, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सारे पैसे दूंगी उस चीज के, उस सामान के जो कि कैरल ने खरीदा है अगले 12 महीने में, अगर वो नहीं पे करती। ठीक है। अब अगले 3 महीने में कैरल ने 2,000 का सामान आपसे खरीदा। 3 महीने के बाद मैंने वो गारंटी रिवोक कर दी, आपको बोला कि मैं ये गारंटी नहीं ले रही हूं। उसने दोबारा से 1,000 का सामान लिया और पेमेंट नहीं दी। अब मैं जो हूं वो 1,000 के लिए तो लायबल नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो पुराने वाला 2,000 था, जो मेरी रेवोकेशन से पहले वाले 2,000 थे, उसके लिए मैं आपकी तरफ लायबल रहूंगी, बिकॉज इट इज ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन एंड दैट आई एम नॉट लायबल। हाउएवर जो पहले हुई हैं बिफोर द नोटिस वॉज गिवन, उसके लिए मैं लायबल। इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? Yes, ma'am. एनी अदर डाउट इन दिस? No, ma'am. ठीक है। ये क्वेश्चन काफी काफी बार आता है, मतलब ऐसे सिंपल सी केस स्टडी भी कई बार आ जाती है। अब आता है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। जब श्योरिटी की ही डेथ हो जाएगी तो कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रेवोकेशन हैज टू अगेन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ठीक है। लेकिन उसकी जो एस्टेट है वो लायबल रहेगी पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि श्योरिटी की डेथ से पहले हो चुकी हैं। जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर ले लें कि 1,000 लेने से पहले श्योरिटी की डेथ हो गई, तो 1,000 के लिए तो वैसे भी लायबल नहीं है, 2,000 के लिए जिसकी डेथ हुई है उसकी एस्टेट लायबल है। मान लीजिए मैंने आपकी गारंटी दी है और आपने जैसे पहला एक फॉल्ट करा, दूसरा एक फॉल्ट करा, तो दूसरे फॉल्ट के बाद मैंने मना कर दिया और आपने तीसरा भी फॉल्ट करा, तो तीसरे फॉल्ट के लिए तो मैं लायबल वैसे भी नहीं हूं क्योंकि मेरी डेथ हो गई है। और उससे पहले वाले 2 फॉल्ट के लिए मैं लायबल हूं, लेकिन मैं तो हूं नहीं, तो मेरी एस्टेट से आप पेमेंट निकलवा सकते हो, आप मतलब जिसने जो जो क्रेडिटर है। सेम एग्जाम्पल यहां दे रखा है। एस ने गारंटी करा सी को, एक बार रीड करके देखिए, सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। Ma'am, it's clear. राइट। देन नोवेशन से भी जो हमारी श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, ये ध्यान दीजिएगा वर्ड्स का जब आंसर लिखेंगे, इधर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द अदर पार्टीज, कंसिडरेशन बीइंग द म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर 3 पार्टीज पहले थी ए बी सी, तीनों ने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी उस वाले कॉन्ट्रैक्ट की वो तो डिस्चार्ज हो गई ना। मान लीजिए ए ने पहले बी को 1,00,000 रुपए दिए और सी को श्योरिटी बनाया, फिर उसने क्या करा, बी ने बोला मुझे 1,00,000 रुपए और दे दो और अब हम डी को श्योरिटी बना देते हैं। तो अब पुराना वाला तो सी की गारंटी खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि नोवेशन हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट सेम पार्टीज के बीच में हो सकता है कि हम वो पुराना वाला हटा रहे हैं, या ये कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट पार्टीज के बीच में भी हो सकता है, बट डिफरेंट के बीच में भी हुआ होगा तो इस इंटेंशन से हुआ होना चाहिए कि पुराना वाला हमारा अलाइव नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। लेट अस रीड दिस एग्जाम्पल 19, गिव इट अ रीडिंग देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एस ने गारंटी करा है सी को कि वो पेमेंट करेगा वीट के सप्लाई के लिए। एस ने गारंटी करा है कि वो पेमेंट करेगा वीट की सप्लाई के लिए, उस वीट की सप्लाई करे जो सी एंड पी की तरफ से, टू बी डन बाय सी एंड पी फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो सी एंड पी ने जो सप्लाई करनी है उसकी पेमेंट एस ने गारंटी करी है। After 5 days, the contract is changed. Now, S guarantees C for the payment of supply of rice to be done by CNP for the rest of the next month.
for the next month, for the rest of the next month. Here, guarantee is revoked for supply of wheat, but S is still liable for supply of wheat done during the preceding 5 days. तो अगेन यहां पर इन्होंने दो चीजों को मिक्स करा है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट नया कर दिया, और दूसरा वो नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लागू है, पीछे के लिए नहीं। एस ने सी को बोला है कि वो पूरे अगले महीने के लिए जो भी पेमेंट आनी है, वो काम कर, जो भी काम हम कर रहे हैं उसकी पेमेंट के लिए वो गारंटी देगा। 5 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट वो चेंज कर रहा है, और वो उसको वीट की जगह राइस कर रहा है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर रहा है। गारंटी इज रिवोक्ड फॉर सप्लाई ऑफ वीट, बट जो पहले 5 दिन के लिए हुई थी वो सप्लाई के लिए वो लायबल रहेगा। तो थोड़ा सा टर्म भी चेंज करके अगर मटेरियल चेंज आ गया या नया कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो रहा है, तो श्योरिटी पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर डिस्चार्ज मानी जा रही है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म माना जाएगा, श्योरिटी विल स्टैंड डिस्चार्ज, बट विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन, दैट इज फॉर ऑल। नाउ देर आर सम सर्कमस्टांसेस जहां पर क्रेडिटर के कंडक्ट से भी श्योरिटी डिस्चार्ज होती है। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएशन आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई चेंजेस आ जाए। लेकिन ये कब आ रहे हैं? जब प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर आपस में कुछ बदलाव कर रहे हैं, श्योरिटी को बिना बताए। यानी ए ने बी को 1 लाख का लोन दिया, 10% इंटरेस्ट था, सी श्योरिटी था। अब उन्होंने इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बिल्कुल 10% का 2% कर दिया, और श्योरिटी को कुछ नहीं बताया, ना उससे कंसेंट ली। तो उसमें ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस विच टेक प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंट। इसमें एक बार देखिए, ये वाला, ये इन्होंने इसको कंटिन्यूइंग गारंटी से लिया है, इसमें स्पेसिफिक गारंटी में भी सेम ही रोल होता है। ये कंटिन्यूइंग गारंटी का एग्जांपल है। एक बार रीड कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर समझ में आए तो बेटा समझाने की भी कोशिश करो। वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम। मैम ये वाला पॉइंट तो हमने कल भी पढ़ा था। हाँ जी, अब इसमें एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? पॉइंट तो पढ़ा था, बिल्कुल वही चीज है, उसी पॉइंट को उन्होंने यहाँ पर भी पॉइंट बनाया है। कि क्योंकि वो ए जो है वो वेरिएंस से श्योरिटी बन। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, यहाँ पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इम्पैक्ट तो सेम ही है। अभी एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये बताएं। मैम बेसिकली ए जो है वो श्योरिटी बना है फॉर बी एज ए मैनेजर इन सीज बैंक, बट आफ्टरवर्ड्स बी और सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया विदाउट ए's कंसेंट कि जो बी की सैलरी है वो रेज कर देंगे एंड ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/4 ऑफ ओवरड्राफ्ट्स लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट। तो बी ने कस्टमर को ओवरड्रॉ करने के लिए अलाउ किया, और बैंक को कुछ मनी का लॉस भी हुआ, तो जो ए है वो अपनी श्योरिटी से डिस्चार्ज हो गया क्योंकि उससे कंसेंट ली नहीं थी और उसको जरूरत नहीं है वो लायबिलिटी पे करने की। बिल्कुल सही, ठीक है जी, परफेक्ट। Now, surety is also discharged when the principal debtor is discharged or there is a release कि भाई आपको पेमेंट नहीं करनी है। So, if the creditor enters into a fresh contract with the principal debtor, जैसे हमने देखा कि ए और बीच में कोई बी के बीच में कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे पुराने वाले जो डेट की लाइबिलिटी है उससे प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है, तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली रिलीज मानी जाएगी। सेकंड, अगर जो क्रेडिटर है वो कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन कर देता है जिसका लीगल कंसिक्वेंस ये है कि प्रिंसिपल डेटर, या जैसे हमारे एग्जांपल में बी था, उसको अब पैसे नहीं देने हैं, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल 21 22 एक साथ रीड कीजिए, एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ।
ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है फॉर अ फिक्स्ड प्राइस कि वो एक घर बनाएगा बी के लिए विद इन अ गिवन टाइम, और बी जो है नेसेसरी टिम्बर सप्लाई करेगा। बी के काम के लिए, सॉरी, ए के काम के लिए सी ने गारंटी दी है, प्रोवाइडेड सब कुछ ठीक हो। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ, बी ने टिम्बर सप्लाई नहीं करा। तो जब बी ने टिम्बर सप्लाई ही नहीं करा तो सी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके कंडक्ट ने, बी के कंडक्ट ने लीगली सामने वाले को जो करने वाला है, जिसकी मेन यहाँ पर लाइबिलिटी एक्शन परफॉर्म करने की, उसको डिस्चार्ज कर दिया। कैन यू टेल मी द नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट वी आर सेइंग? Ma'am, I'm reading this example. I have not read it. जी, रीड कर लीजिए। मैम बेसिकली ए ने गारंटी दी है सी को फॉर गुड्स डिलीवर्ड टू बी। लेटर ऑन जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सी से कि वो उसकी प्रॉपर्टी ले ले इन लिeu ऑफ द डेट। तो बी जो है अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया अपनी प्रॉपर्टी लेके सी को, तो ए भी डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से। जी, ठीक है जी। अब डिस्चार्ज श्योरिटी का तब भी हो सकता है जब क्रेडिटर उसको कंपाउंड करे, उसको टाइम दे कि तुम बाद में पेमेंट कर देना, या फिर उसको ये बोल दे कि कोई बात नहीं, मैं तुम पे केस नहीं करूंगा। तो अगर ऐसा कुछ कर देने से प्रिंसिपल डेटर का काम खत्म हो रहा है, पेमेंट उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। So, any contract by which is making a composition with or promises to give time to or promises not to sue the principal debtor, it will also release the surety unless the surety assents to such contract. तो बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि अगर श्योरिटी से बोला गया कि भाई हम ये कर रहे हैं, तुम्हें ओके है, तुम फिर भी श्योरिटी बनना चाहोगे तो वो बना रहेगा, उसकी लाइबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर आपस में ही ये दोनों कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें क्रेडिटर कुछ ऐसा टाइम दे देता है प्रिंसिपल डेटर को जो श्योरिटी को बताया भी नहीं गया है, या कुछ भी ऐसा कर देता है, वेरिएंस से थोड़ा सा आगे की बात है ये, इसको टाइम दे दिया या उसको प्रॉमिस कर दिया नॉट टू स्यू, तो मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में मेनली अंदर अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके अलावा कोई बदलाव हुआ है। कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि जब आप क्रेडिटर कोई प्रिंसिपल डेटर के साथ कुछ ऐसा करता है जो श्योरिटी से पहले तो कंसल्ट नहीं करता, इट मींस बेसिकली वेरिएशन। लेकिन कॉम्पोजिशन में होता है जैसे अगर 10 लाख की जगह दो 8 लाख दे दो, इस तरह से, तो वो कॉम्पोजिशन माना जाता है। देन प्रॉमिस टू गिव टाइम, 3 महीने की जगह 6 महीने कर दिया। तो इस तरह से आप श्योरिटी को बिना बताए अगर उसको टाइम दे रहे हो प्रिंसिपल डेटर को, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर उसको भी आप साथ में लेके चलोगे तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। देन प्रॉमिस नॉट टू sue इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कि अगर क्रेडिटर जो है अंडर एन अग्रीमेंट विद प्रिंसिपल डेटर promises not to sue him, the surety is also discharged. Main reason is surety is entitled in time to require the creditor to call upon the principal debtor to pay off the debt when it is due, and this right is positively violated when the creditor promises not to sue the principal debtor. तो इसको थोड़ा समझते हैं कि श्योरिटी कभी भी ये बोल सकता है क्रेडिटर को कि भाई प्रिंसिपल डेटर से पैसे ले लो, ड्यू हो गए हैं, नहीं तो मुझे देने पड़ेंगे। और जब प्रिंसिपल डेटर कह रहा है कि मैं तो ना उससे पैसे लूंगा ना उस पर केस करूंगा, तुम ही दो, तो श्योरिटी के ऊपर पूरी गाज गिरेगी। सो दैट इज वाई लीगली उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये पूरा सेक्शन यहाँ पर डाला गया है। इसकी लैंग्वेज एक बार देख लीजिए, एनी डाउट? नो मैम, नो डाउट। ओके। Now, surety is not discharged when the agreement with the third person to give time to principal debtor, ये वो केसेस शुरू हो गए हैं जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो रही। सेक्शन 136 क्या बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि प्रिंसिपल डेटर को हम टाइम देंगे, लेकिन ये टाइम देने के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये क्रेडिटर ने किसी और पार्टी के साथ दिया किया है, प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं किया। यानी ए ने बी को नहीं बोला कि मैं तुम्हें 3 महीने की जगह 6 महीने दूंगा, लेकिन किसी और को बोला कि इसको मैं 3 महीने की जगह 6 महीने दूंगा।
तो यहां पर क्योंकि ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई वेरिएशन नहीं आया, तो जो हमारा श्योरिटी है वो भी डिस्चार्ज नहीं होगा। थोड़ा सा आगे चल रही हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल्स आप एक साथ रीड कीजिएगा। क्रेडिटर्स समझ फोरबियरेंस नहीं टू आया स्यू। मतलब क्या। सॉरी। मैम मुझे लाइक समझ नहीं आया वो बिल्कुल भी, जो भी ऊपर पॉइंट ओके। था। कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, आपने 3 महीने में मुझे पेमेंट करनी है, श्योरिटी सी है। ठीक है। अब ये जो 1 लाख की पेमेंट आप मुझे करोगे 3 महीने बाद, ये मैंने शायद आगे मिस्टर डी को पेमेंट करनी है। गॉट इट। मैंने डी को बोला कि सर ये मैडम मेरे को 3 महीने में पैसा दे देंगी, मैं आपको दे दूंगी। थोड़ा टाइम बाद मैंने उस पर्सन को बोला कि सर मैं ना उसको सोच रही हूँ 6 महीने का टाइम दे दूं और मैं आपको 6 महीने में दे दूंगी। तो ये चीज मैंने उसके साथ डील करी है, आपके साथ नहीं करी। आपको मैंने कुछ बोला भी नहीं है अभी। तो अगर मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर डी के साथ करा है कि भाई मैं इनको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, तो उससे श्योरिटी की लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट नाउ क्लियर? रीड दिस सेंटेंस फर्स्ट, सेक्शन 136 की लैंग्वेज पढ़िए।